हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिफेंस उपदेश। मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह और आज जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स को कवर कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्पितुक गुस्तौर फेस्टिवल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। स्पितुक गुस्तौर फेस्टिवल कहाँ से है, किससे जुड़ा हुआ है, किस लिए मनाया जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो रिसेंट में जो फेस्टिवल्स वगैरह न्यूज में रहे हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अपन न्यूज में देख रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा पढ़ लेना। ये जो बेसिकली है स्पितुक मोनेस्ट्री जो है वो लद्दाख के अंदर सिचुएटेड है, वहां पर मनाया जाता है। तो स्पितुक मोनेस्ट्री कहाँ पर है, या तवांग मोनेस्ट्री पूछ लिया जो अरुणाचल प्रदेश में है, इनफैक्ट इंडिया की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री भी है। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आ जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि कहाँ से है, किस चीज से जुड़ा हुआ है। मैच द फॉलोइंग वगैरह से जुड़े हुए क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इस चीज को अंडरलाइन कर लिया, अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू जो फेस्टिवल है वो तमिलनाडु का फेमस है, प्लीज थोड़ा सा ध्यान रख लेना। कलम्बन के बारे में भी पिछले महीने में करंट अफेयर्स में बात करी थी, तो सॉरी कलम्बनी कम्बला फेस्टिवल के बारे में बात करी थी। वो भी जो है वो ऑक्स या बुल जो टेमिंग है उससे जुड़ा हुआ ही है, यानी कि एक तरीके से बैल की दौड़ वगैरह का ही फेस्टिवल है। तो ये स्पोर्ट्स फेस्टिवल जल्लीकट्टू जो है वो तमिलनाडु राज्य से है, मदुरै डिस्ट्रिक्ट में खेला जाता है, ये रेगुलरली पूछा जाता है। पोंगल वगैरह से जुड़ा हुआ है, तो ये थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, इस चीज को देख लीजिएगा। जो ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स वगैरह उस पर यूपीएससी कई बार क्वेश्चन पूछती है मैच द फॉलोइंग वगैरह के हिसाब से, या फिर पूछ लिया कि अच्छा ये कौन से रीजन का है या फिर कहाँ पे मनाया जाता है, इस तरीके के क्वेश्चंस। सो यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट दिस, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट बात कर लेते हैं लुसोंग फेस्टिवल की। लुसोंग फेस्टिवल जो है वो कहाँ मनाया जाता है, तो सिक्किम में मनाया जाता है। ये सिक्किम का न्यू ईयर होता है, ठीक है। तो फेस्टिवल लुसोंग वाज सेलिब्रेटेड इन जनवरी 2022 और सिक्किम का न्यू ईयर, सिक्किमीज न्यू ईयर जो है वो इसको मनाया जाता है, ठीक है। और द फेस्टिवल इज प्राइमरली सेलिब्रेटेड बाय भूतिया एंड लेपचा ट्राइब्स इन इंडिया, भूटान एंड नेपाल। तो अब यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि आपसे भूतिया लेपचा ट्राइब्स कहाँ पर मिलती है, तो प्लीज स्पेसिफिकली ध्यान रख लेना, सिक्किम की बात हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो सिक्किम स्टेट के अंदर जो है वो ये ट्राइब्स मिलती है, तो ये ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। भूतिया एंड लेपचा ट्राइब्स आर एसोसिएटेड विद सिक्किम स्टेट। नाउ आगे बात कर लेते हैं फेस्टिवल ऑफ मकर संक्रांति, पोंगल एंड बिहू विशु आर सेलिब्रेटेड ऑन 14 जून। ये बहुत ही कॉमन फेस्टिवल्स हैं, स्पेशली नॉर्थ इंडिया के अंदर मकर संक्रांति बहुत ज्यादा मनाई जाती है। पोंगल साउथ इंडिया के अंदर, बिहू इन असम एंड बिहार वगैरह के अंदर मनाया जाता है, खासतौर से असम वगैरह के अंदर मनाया जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको स्पेसिफिकली देखने की जरूरत है, ध्यान रखने की जरूरत है कि ये फेस्टिवल्स कहाँ मनाए जाते हैं। जैसे मैंने कहा ना, ये साल की शुरुआत वाला जो दौर है इसके अंदर कई ऐसे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं जो अलग अलग रीजन में मनाए जाते हैं और सब मकर संक्रांति के आसपास है। बेसिकली मकर संक्रांति क्या है, मकर संक्रांति मीन्स द एनुअल ट्रांजिशन ऑफ द सन फ्रॉम धनु टू मकर, विच इज सेगिटेरियस टू कैप्रिकॉन। राशियों के अंदर जो है वो इसका ट्रांजिशन होता है, जिसको उत्तरायण भी बोला जाता है। जिन लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ी उन लोगों को ध्यान होगा कि सन की पोजीशन जो है वो अर्थ के रेस्पेक्ट में चेंज हो जाती है। अर्थ जो है वो टिल्ट होते हुए या टिल्टिंग पोजीशन की वजह से सन के रेस्पेक्ट में जब हम अर्थ से सन को देखते हैं तो वो ऊपर आते हुए, यानी होराइजन में ऊपर आते हुए दिखाई देता है, नॉर्थ की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है, जिसकी वजह से गर्मियों का सीजन चालू हो जाता है और मकर संक्रांति इसी को मनाया जाता है। तो इसीलिए द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज बिहू इन असम। ये भी पूछा जा सकता है कि ये दे दिया, जैसे फॉर एग्जांपल फेस्टिवल दे दिया और स्टेट दे दिया, मैच द फॉलोइंग पूछ रहे, पोंगल इन तमिलनाडु एंड विशु इन केरला, ये नाम पूछे जा सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लोसर फेस्टिवल की। ये लद्दाख में मनाया जाता है, ये लद्दाखी न्यू ईयर होता है, ठीक है। द लोसर फेस्टिवल इज द न्यू ईयर ट्रेडिशन ऑफ लद्दाख ऑन 3rd of January 2022 मनाया गया है, ऑल्सो नोन एज द तिब्बतियन न्यू ईयर। इट इज फेस्टिवल इन तिब्बतन बुद्धिज्म, ठीक है। तो तिब्बतियन बुद्धिस्ट फेस्टिवल होता है ये। और बेसिकली ये क्यों मनाया जाता है, इट इज द बर्थ एंड निर्वाणा एनिवर्सरी ऑफ जे सेंगपखा, जो कि बुद्धिस्ट मॉन्क थे, उनके लिए मनाया जाता है। और ये जो है वो इनकी मॉनेस्ट्रीज वगैरह में बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन वगैरह होता है। तो लोसर फेस्टिवल कहाँ का है, किससे जुड़ा हुआ है, ऐसा डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाए तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, लद्दाख। ये एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट रह सकता है। तो फेस्टिवल वगैरह बहुत सारे हो गए ना फर्स्ट न्यू ईयर पे आसपास, तो ये चीजें पूछने के चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं तमिलनाडु सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व विंस TX2 अवार्ड। तो इसकी पोजीशन देख लेना मैप पे,
ये आप लोगों के लिए होमवर्क मान लो, ये एग्जाम में आ सकता है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ पर है, किस स्टेट के अंदर है? तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है उसको तमिलनाडु स्टेट का टाइगर रिजर्व है, जिसको TX2 अवार्ड मिला है। और क्यों मिलता है ये TX2 अवार्ड? तो ये टाइगर की पॉपुलेशन को डबल करने के लिए मिलता है। तो ईयर 2010 के बाद में इन लोगों ने अपनी टाइगर पॉपुलेशन को डबल कर दिया है। इट इज लोकेटेड इन एरोड डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, और यहाँ पे 80 टाइगर्स वगैरह मिलते हैं। नेपाल का बारदिया नेशनल पार्क जो है उसको भी ये प्राइज मिला है, बट नेपाल का होने की वजह से उसके पूछने के एग्जाम में चांसेस कम है। सत्यमंगलम टाइगर प्रोजेक्ट जो कि इंडिया का, ये टाइगर रिजर्व जो कि इंडिया के, उसके पूछने के चांसेस ज्यादा है। अच्छा, ये अवार्ड देता कौन है? TX2 अवार्ड जो है वो दिया जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, WWF जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो एनिमल प्रोटेक्शन से जुड़ी हुई ऑर्गेनाइजेशन है, काम करती है फॉर एनिमल्स। ठीक है, ये एनिमल्स के प्रोटेक्शन के लिए काम करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो है वो ये अवार्ड देती है। तो एग्जैक्टली पूछा जा सकता है TX2 अवार्ड किसको मिला है, सत्यमंगलम प्रोजेक्ट कहाँ पर है, टाइगर रिजर्व कहाँ पर है। टाइगर रिजर्व को नॉर्थ से साउथ अरेंज करो, तो इसकी लिस्ट भी जो अभी रिवीजन चल रहा है, अभी आप लोगों का रिवीजन फेज चालू हो चुका है NDA CDS के स्टूडेंट्स का, आपको सजेस्ट करूंगा कि टाइगर रिजर्व की लिस्ट जो है वो देख लीजिएगा। ऑल ओवर इंडिया कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं, रामसर वेटलैंड साइट्स कहाँ कहाँ पर हैं, रिसेंट में कौन कौन सी न्यूज में रही है, इनको देख लीजिएगा। इनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। आगे बात कर लेते हैं, पद्मा अवार्ड्स के अनाउंस हो गए हैं, तो इस साल के पद्मा अवार्ड्स की सूची में किस किस को पद्मा अवार्ड मिले हैं वगैरह, इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो, पद्मा अवार्ड्स किस तरीके से दिए जाते हैं, कौन से होते हैं, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। होम मिनिस्ट्री अनाउंस करती है, ठीक है। कौन अनाउंस कर रहा है? तो होम मिनिस्ट्री अनाउंस, ठीक है। लिस्ट ऑफ पद्मा अवार्ड्स, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन द कंट्री होते हैं। 128 पीपल हैव रिसीव्ड दिस अवार्ड इन दिस ईयर 2022, और इसमें पद्म विभूषण सबसे हाईएस्ट होता है। उसके बाद आता है पद्म भूषण, और फिर आता है पद्मश्री। तो ये जो है वो फर्स्ट है, ये है सेकंड नंबर पे, और ये है थर्ड नंबर पे पद्मश्री। हालांकि इन तीनों से भी ऊपर होता है पद्म, जो भारत रत्न है, भारत रत्न पद्म अवार्ड से ऊपर माना जाता है। उसके बाद पद्म अवार्ड का नंबर आता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। स्पेशली जो नाम थोड़े से हाईलाइटेड है वो है सिंगर सोनू निगम, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा, इनको पद्मश्री मिला है। इंडिया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS लेड बिपिन रावत साहब जो हैं, जनरल बिपिन रावत साहब जो हैं, उनको पॉस्ट्यूमसली जो है वो अवार्ड किया गया पद्म विभूषण से, ठीक है। पद्म विभूषण इंपॉर्टेंट होता है, तो मे भी हो सकता है कि जनरल बिपिन रावत का नाम देकर पूछ सकते हैं कि इनको कौन सा अवार्ड मिला है, या फिर उनका नाम दे दिया और पूछ लिया कि अच्छा पद्म विभूषण इस साल किनको मिला है, ऐसा कुछ। तो इसलिए थोड़ा सा न्यूज में है, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। साइरस पूनावाला नाम सबने सुना है, क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के फाउंडर रहे हैं, और अभी कोविड की वजह से बहुत ज्यादा न्यूज में रहा, तो मे भी नाम आ जाए। कृष्णा एला जो हैं, और सुचित्रा एला जो भारत बायोटेक से जुड़ी हुई है, ये भी जो है वो वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए न्यूज में रहा था, तो इनको भी जो है वो पद्म भूषण से सम्मान किया गया। माइक्रोसॉफ्ट के और गूगल के जो CEO हैं सत्या नडेला और सुंदर पिचई, इन दोनों को भी जो है वो पद्म भूषण से सम्मानित किया जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंटली हाईलाइट कर रहा हूं मैं, स्पेशली ध्यान रखना। इस बार के पद्म अवार्ड्स में जो पद्म विभूषण है उनमें 4 जनों को मिला है, ये नाम याद रख लीजिएगा आप, ये थोड़ा सा एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, ठीक है। श्री कल्याण सिंह जी को मिला है, बिपिन रावत साहब को मिला है, राधे श्याम खेमका को मिला है, और प्रभा अत्री को मिला है। इन 4 पर्सनैलिटीज को पद्म विभूषण मिला है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। पद्म विभूषण अवार्ड पे क्वेश्चन आने के चांसेस हाई रहते हैं, क्योंकि पद्म भूषण और पद्मश्री तो और भी लोगों को मिले हैं, बट वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और स्पेशली जो अलग से हैं वो मैंने आपको ऊपर बता दिए। ये 4 नाम थोड़े से अलग से हैं, वो उनको याद रखने की कोशिश करिएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं नेताजी अवार्ड ऑफ 2022। नेताजी अवार्ड 2022 फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान शिंजो आबे साहब को दिया गया है ऑन 23 जनवरी 2022। शिंजो आबे जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्राइम मिनिस्टर रहे। इनके टाइम पे इंडिया या इंडो जापान टाइज जो हैं या रिलेशन जो हैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुए थे, और इस वजह से इनको नेताजी अवार्ड 2022 दिया गया है बाय नेताजी रिसर्च ब्यूरो। हालांकि ये पूछेगा नहीं कि नेताजी रिसर्च ब्यूरो देता है या कौन देता है, ये नहीं पूछेगा, बट हाँ किसको मिला है ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और जापान के जो हाई कमिश्नर है इंडिया में नाकामुरा या युटाका, इनको जो है इनने ये पुरस्कार उनकी तरफ से लिया है। एंड शिंजो आबे जो है उन्होंने जापान के PM के तौर पे सर्व किया, अभी 2020 तक जो है वो PM रहे थे ये, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर। ऑब्वियसली फुटबॉल और जो स्पोर्ट्स वर्ल्ड है उससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन CDS और NDA के पेपर में आएगा ही आएगा, पक्की बात है। तो ये ध्यान रख लेना कि ये बैरन म्यूनिख स्टार पोलिश स्टार रॉबर्ट लेवेंडोस्की को जो है वो ये सम्मान इस बार दिया गया है, फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड 2021 मिला है। बार्सिलोना स्पेनिश मिडफील्डर एलेक्सी पुटलास को जो है वो बेस्ट वुमेन्स प्लेयर प्राइज मिला है।
और ये जो है थोड़ा सा ये दो ही के नाम ज्यादा तक इम्पोर्टेंट रहेंगे, हालांकि नीचे और भी बाकी नाम दिए हुए हैं, जैसे ओलंपिक लोयनस क्रिस्टिन एंडलर वाज नेम्ड बेस्ट वुमेन गोलकीपर, एंड पुस्कास अवार्ड फॉर द बेस्ट गोल ऑफ द ईयर वाज वॉन बाय अर्जेंटीन एरिक लामिला। तो ये कुछ नाम हैं जो दिए हुए हैं, हालांकि मेरे हिसाब से ये यहाँ पे यही नाम एक जो है वो इम्पोर्टेंट है, रॉबर्ट लेवेंडोस्की का नाम पूछने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, हाई रहेंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं एक्सरसाइज पश्चिम लहर की। एक्सरसाइज पश्चिम लहर इज अ 20 डे ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज पश्चिम लहर। ठीक है, ये जो है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज करी गई है, किन के बीच में करी गई है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो पश्चिम लहर जो है वो जैसा नाम से पता चल रहा है, पश्चिम यानी कि वेस्ट, यानी कि अरेबियन सी के अंदर जो है वो करी गई है, इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पर करी गई है इन द अरेबियन सी। और ये किसकी एक्सरसाइज है, तो इंडियन नेवी, एयरफोर्स एंड आर्मी की एक ज्वाइंट एक्सरसाइज है। ये 25 जनवरी 2022 को खत्म हुई थी, एंड इसमें जो है वो इंडियन नेवी, आर्मी और जो एयरफोर्स है उनके शिप्स वगैरह ने पार्टिसिपेट किया था। तो पश्चिम लहर कहाँ हुई है, ये ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है, ये चीज थोड़ी सी ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगी। आगे बात कर लेते हैं अमर जवान ज्योति की। अमर जवान ज्योति क्यों न्यूज में रही थी, बिकॉज अमर जवान ज्योति जो है उसकी फ्लेम को इंडिया गेट से जो है मूव कर दिया गया है नेशनल वॉर मेमोरियल के अंदर न्यू दिल्ली में, और इसको मर्ज कर दिया गया था 21 जनवरी 2022 को। इंडिया गेट वॉज unveiled in 1931 to honor the 70,000 soldiers of British India who gave the supreme sacrifice। तो 1931 में जो ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट थी, जब उस टाइम पे जो अंग्रेज सरकार थी, उन्होंने 1931 में 1931 में जो शहीद हुए हैं भारतीय, उनके सम्मान में इंडिया गेट के अंदर जो मशाल है उसको जलाने की प्रथा चालू करी थी। एंड इसके बाद में जो है वो वहां पर वॉर मेमोरियल सेटअप किया गया था। इसके बाद में अमर जवान ज्योति जो है उसको सेटअप किया गया 1971 से, लगातार इंडो पाक वॉर के बाद में लगातार जलती रही है। और इसके बाद में अब इसको नेशनल वॉर मेमोरियल में जो है वो जो 2019 में बनाया गया नेशनल वॉर मेमोरियल, जो इंडिया गेट के बिल्कुल पास में, उसमें जो ज्योति थी उसमें इसको मिला दिया गया, अमर जवान ज्योति को मिला दिया गया। अब कहा जा रहा है कि वो इंडिया गेट वाली जो जगह है वहां पर जो है सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति वगैरह लगाई जाएगी। दैट इज अ डिफरेंट इशू, बट हाँ आपको पता होना चाहिए अमर जवान ज्योति कब से चल रही थी। तो 1971 वॉर के बाद में इसको जो है वो चलाया गया था। उससे पहले से अंग्रेजों के टाइम पे इंडिया गेट में जो है वो 1931 में इस ज्योति को, या फिर इंडिया गेट में जो वॉर मेमोरियल था, एक्चुअली इंडिया गेट जो बनाया गया था वो एक्चुअली उन लोगों के सम्मान में बनाया गया था 1931 में। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, तो इनको थोड़ा सा देख लीजिए। आगे बात कर लेते हैं एरो 3 वेपन सिस्टम या मिसाइल सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि कौन से कंट्री का है, तो इजराइल और यूएस का है ये। ठीक है, इन लोगों ने सक्सेसफुली टेस्ट फ्लाइट कंडक्ट किया है एरो वेपन सिस्टम का, AWS जिसको कहा जा रहा है। एंड बेसिकली ये क्या है, इंटरसेप्टिंग बैलिस्टिक मिसाइल आउटसाइड ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर ही जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती है, जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स होती है, उनको काउंटर करने के लिए इस मिसाइल डेवलपमेंट सिस्टम को या मिसाइल सिस्टम को डेवलप किया है यूएस और इसराइल ने। ये एरो 3 मिसाइल सिस्टम है, मे भी पूछ ले तो ऐसा कुछ ध्यान रख सकते हैं आप। एरो 3 मिसाइल सिस्टम कौन सी दो कंट्रीज के बीच है, किन कंट्रीज का है, ऐसा कुछ। आगे बात कर लेते हैं ब्रह्मोस मिसाइल की। जैसा कि आपने कहा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ब्रह्मोस हमेशा न्यूज में रहता है। इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया ब्रह्मोस का नया वर्जन, जो कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। एक बात ध्यान रख लेना कि 3 कैटेगरी की मिसाइल होती है, एक सबसोनिक होती है, एक हाइपरसोनिक होती है, एक सुपरसोनिक होती है। तो जो ब्रह्मोस है वो क्रूज मिसाइल है और सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की कैटेगरी में आती है। इसका टेस्ट फायर जो है वो किया गया था। ब्रह्मोस मिसाइल फ्लाइज एट द स्पीड ऑफ 2.8 मैक और ऑलमोस्ट 3 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड, यानी कि मैक मतलब 1 जो स्पीड ऑफ साउंड को मैक कहते हैं, तो उससे 2.8 टाइम्स ज्यादा फास्ट चलती है। अब इसका जो नया वर्जन आ रहा है वो और ज्यादा फास्ट होने की वो है। तो ये एक सुपरसोनिक है, हाइपरसोनिक होती है और एक सबसोनिक होती है। तो ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। हाइपरसोनिक मतलब 5 मैक से ऊपर चलने वाली जो मिसाइल होती है। इसी तरीके से ब्रह्मोस मिसाइल में एक बात ध्यान रखना, ब्रह्मोस का जो वर्जन आता है वो तीनों के लिए आता है। इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया नेवल वेरिएंट ऑफ ब्रह्मोस। ठीक है, तो बेसिकली ब्रह्मोस तीनों वर्जन में आता है। इंडियन नेवी में भी आता है, इंडियन आर्मी के लिए भी आता है, इंडियन एयरफोर्स के लिए भी आता है। तीनों के लिए इसके वर्जन अवेलेबल है। इट इज अ मिसाइल विच कैन बी लॉन्च फ्रॉम अ शिप, फ्रॉम एयरक्राफ्ट एज वेल एज फ्रॉम लैंड। इसकी टेस्टिंग किससे की गई, तो न्यूली कमीशन INS विशाखापट्टनम जो शिप था, जो कि एक मिसाइल लॉन्चिंग शिप ही है, उससे की गई है। INS विशाखापट्टनम में न्यूज में रहेगा, ध्यान रख लेना। पिछले महीने के करंट अफेयर्स में INS विशाखापट्टनम को भी हमने कवर किया था, तो ये ध्यान रख लेना, इसको जो है वो आ सकता है एग्जाम के अंदर।
एंड सीधे सीधे तौर पर आपसे ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में भी पूछा जा सकता है, इंफॉर्मेशन पूछी जा सकती है, बाकी चीजें पूछी जा सकती है। तो थोड़ा सा इसको न्यूज में देख लीजिएगा, ये न्यूज में चल रहा था एंड थोड़ा सा इस चीज को जो है वो ऑब्जर्व कर लीजिएगा। एंड अगर आप मिसाइल सिस्टम के बारे में और ज्यादा जानना चाह रहे हो तो वो डिफेंस उद्देश्य चैनल पे ही मिसाइल वाला वीडियो जो है वो देख सकते हो, उसमें सारी इंफॉर्मेशन और भी डिटेल में दी हुई है, तो वहां से भी देख सकते हैं। चलो आगे बात कर लेते हैं। रशिया ने कंडक्ट की है पैसेज एक्सरसाइज, ये पासिंग एक्सरसाइज विद इंडिया। नेवीज ऑफ इंडिया एंड रशिया कंडक्टेड अ पासिंग एक्सरसाइज इन द अरेबियन सी। पैसेज एक्सरसाइज या पासेक्स जिसको कहा जाता है, PASS और EX का मिलाकर पासेक्स बना देता है। तो पासेक्स एक्सरसाइज जो है वो रेगुलरली होती रहती है, बहुत सारी कंट्रीज के साथ होती है। अभी फिलहाल जो है वो रशिया जो है वो पासेस एक्सरसाइज इंडिया के साथ कर रहा है नहीं कर रहा है, इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस कम हो गए, क्योंकि रशिया यूक्रेन वाला जो विवाद चल रहा है उसकी वजह से बहुत ज्यादा साइडलाइन हो गया है। मे भी हो सकता है यूपीएससी ना पूछे, बट आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए कि इंडिया और रशिया के रिलेशंस किस तरीके के हैं। इंडिया और रशिया एक्सरसाइज करेगी नहीं करेगी, साथ में ऑयल खरीद रहे हैं वगैरह नहीं कर रहे हैं, ये चीजें जो अभी करंट में अपडेट में है उनके बारे में थोड़ा सा अपडेट रख लीजिएगा, क्योंकि अब मैं जब रिकॉर्डिंग डाल रहा हूं तब तक ऑलरेडी आपका पेपर सेट हो चुका होगा, तो आप लोगों को उस चीज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है कि यार ना कुछ नया आ जाएगा। बट हाँ, इससे पहले के करंट अफेयर्स को जो है वो अपडेट करके रखिएगा। जैसे इंडिया रशिया के बीच में जो AK-203 मिसाइल सॉरी राइफल्स को परचेज करने का एग्रीमेंट वगैरह, ये वाली सारी चीजें, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखें। नेक्स्ट अगर आगे बात कर लेते हैं तो क्लाइमेट फ्रेंडली कॉम्बैट यूनिफॉर्म जो है वो इंडियन आर्मी के लिए नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म जो है वो इंट्रोड्यूस की गई है, एंड इट इज अ क्लाइमेट फ्रेंडली कॉम्बैट यूनिफॉर्म एंड इट्स फॉर इट्स पर्सनल। और आर्मी डे पे जो है वो नई यूनिफॉर्म, नई पैटर्न ऑफ यूनिफॉर्म, कॉम्बैट यूनिफॉर्म जो है वो डेवलप की गई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। ये डिजिटल डिस्ट्रप्टिव पैटर्न पर बेस्ड है एंड जो है वो बेसिकली इसके अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉटन एंड पॉलिस्टर जो है वो 70-30 रहेगा, ज्यादा कंफर्टेबल है। डिजिटल वॉरफेयर के टाइम के अंदर जो CCTV कैमरा वगैरह में कैप्चर वगैरह होता है उसके अंदर अच्छे से नहीं कैप्चर करेगा वगैरह, इस तरीके की जो है वो टेक्नोलॉजी या पैटर्न को इस्तेमाल किया गया है। इसको डिजिटल डिस्ट्रप्टिव पैटर्न कहा जा रहा है। तो ये कॉम्बैट फ्रेंडली नई यूनिफॉर्म आई है। हालांकि इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन है ऐसा इस तरीके से बनने के चांसेस कम है, बट हाँ ये पूछा जा सकता है डिजिटल डिस्क्रिप्टिव पैटर्न क्या होता है, किस लिए काम आ सकता है, रिसेंट में न्यूज में क्यों रहा है, ऐसा कुछ पूछ सकते हैं। तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली इसको इसीलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ये वाली चीज जो है ना डिजिटल डिस्क्रिप्टिव पैटर्न, ये चीज पे क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े से रह सकते हैं, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो लेटेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D चल रही होती है या कोई नया डेवलपमेंट आया होता है तो उस पर क्वेश्चन आने के चांसेस यूपीएससी में रहते हैं, इसीलिए। चलिए आगे बात कर लेते हैं मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज। मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज, इंडियन नेवल शिप शिवालिक एंड कदमत अंडरटुक मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज विद जापानीज फोर्सेस। तो ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि भैया कौन से शिप्स ने पार्टिसिपेट किया। आजकल ये भी क्वेश्चन करने लग गए हैं। शिवालिक और कदमत, इन दो शिप्स का नाम थोड़ा सा याद रख लेना। इन्होंने जापान के साथ में मिलकर जो है वो पार्टिसिपेट किया था। जापान के शिप्स का नाम नहीं पूछेगा तो ये मत याद रखना, बट शिवालिक और कदमत का नाम याद रख सकते हो कि इन्होंने जापानीज फोर्सेस के साथ मिलकर मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज में हिस्सा लिया है। आगे बात कर लेते हैं विक्रांत की। INS विक्रांत जो है वो इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि विक्रांत इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर सेट सेल और इसका ट्रायल जो है वो शुरू हो गया है। अनदर सेट ऑफ सी ट्रायल्स टू कैरी आउट कॉम्प्लेक्स मैन्यूवर्स एट हाई सीज। तो इसको गहरे समुद्र में भेज दिया गया है ताकि इसकी और गहन तरीके से जांच हो सके कि बिल्कुल सही चल रहा है नहीं चल रहा है सारी चीजें। इट इज अ 40,000 टन एयरक्राफ्ट कैरियर, द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट कॉम्प्लेक्स वॉरशिप टू बी बिल्ड इन इंडिया, सक्सेसफुली कंप्लीटेड 10-day सी ट्रायल। तो बेसिकली जो है वो ये इंडिया का पहला खुद के द्वारा बनाया गया एयरक्राफ्ट कैरियर युद्धपोत है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि इंडिया के पास में कौन कौन से एयरक्राफ्ट कैरियर रहे हैं, ये तीनों ही नाम याद रख लेना। INS विक्रांत जो कि डीकमीशन कर दिया गया था 1990 में, INS विराट जो कि डीकमीशन कर दिया गया 2017 में, INS विक्रमादित्य जो 1997 में डीकमीशन कर दिया था रशिया ने, ध्यान रख लेना रशिया ने। एडमिरल गॉर्बेचोव के नाम से जो है वो रशिया से इंडिया ने खरीदा। उसके बाद इसको 2015 ऑनवर्ड जो है वो बेसिकली एक तरीके से इंडिया जो है वो यूज कर रही है, ठीक है। इंडियन नेवी ने इसको 2004 में खरीद लिया था, बट इसको कमीशन जो है वो इंडियन नेवी ने बाद में किया है।
इंडियन नेवी ने इसको 2015 के आसपास जो है वो अपने युद्ध पोत में शामिल किया था या बेड़े में शामिल किया था। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान होना चाहिए। अब वापस से एक और विक्रांत आ गया, ये सेकंड विक्रांत है, ठीक है, सेकंड वर्जन है विक्रांत का। और ये चीज आपको थोड़ी सी याद होनी चाहिए कि विक्रांत का सेकंड वर्जन जो है वो आ रहा है और ये इंडिया ने खुद बनाया। इससे पहले वाला जो विक्रांत था वो 1961 का था, 1990 में डीकमीशन हो गया, इसका यूज खत्म हो गया था, इसीलिए बजाज ने इसकी बाइक बना दी थी, विक्रांत बाइक के नाम से बजाज द्वारा लॉन्च करी गई थी। फिर विराट अभी हाल ही में न्यूज में था कि डीकमीशन होने के बाद में इसको म्यूजियम बनाया जाएगा वगैरह को लेकर जो है वो न्यूज में आ रहा था, डिसमेंटलिंग चल रही है इसकी अभी भी। और उसके बाद में अब विक्रमादित्य ओनली शिप है इंडिया के पास में जो अभी एक्टिव है। इंडिया के पास में परमिशन है 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स की। भारत जो है वो 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स रख सकता है ना, बट इंडिया के पास में अभी एक्टिव 1 ही है, ठीक है। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, स्पेशली अगर आप मतलब नेवी वगैरह के एसएसबी वगैरह में जा रहे हो ना, तो ये तो खास तौर से पता होना चाहिए आपको। चलो आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं सी ड्रैगन 22 एक्सरसाइज की। सी ड्रैगन एक्सरसाइज किस कंट्रीज के साथ में हुई है? इंडिया इज अमंग द 6 इंडो-पैसिफिक नेशंस पार्टिसिपेटिंग इन द मल्टीलेटरल एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज इन पैसिफिक ओशन। एक्सरसाइज का नाम है सी ड्रैगन 22 एक्सरसाइज। इसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, कनाडा, जापान, साउथ कोरिया, इन कंट्रीज ने हिस्सा लिया है। और बेसिकली सबमरीन वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर के खिलाफ जो है वो ये ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। बेसिकली चाइना अपनी सबमरीन को इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन में भेजता रहता है, आप इसको उससे जोड़ लो चाहे कैसे भी कर लो। सी ड्रैगन एक्सरसाइज किससे जुड़ी हुई है ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है। किस कंट्रीज ने इसमें हिस्सा नहीं लिया है ऐसा कुछ पूछ सकते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रख लेना 6 इंडो पैसिफिक नेशंस ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। और इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, साउथ कोरिया वगैरह ने इसमें हिस्सा लिया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं नेक्स्ट राफेल एम फाइटर एयरक्राफ्ट की। नेवी हैज स्टार्टेड टेस्टिंग द राफेल एम। एम मतलब मरीन, यानी कि नेवी वर्जन ऑफ राफेल फाइटर प्लेन फॉर एयरक्राफ्ट कैरियर। तो अभी जैसे विक्रांत नया एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो आईएनएस विक्रांत के नए वर्जन के ऊपर और आईएनएस विक्रमादित्य के ऊपर जो राफेल प्लेन उतरेंगे, उन प्लेन्स की कैपेबिलिटी अलग तरीके की होती है, क्योंकि थोड़े से लाइट होने चाहिए। जो लैंड पे उतरने वाले एयरक्राफ्ट होते हैं उनके मुकाबले में इनमें स्पेसिफिकेशन थोड़ी सी अलग होती है, बहुत ज्यादा बड़ा रनवे नहीं मिल सकता इनको वगैरह, इस तरीके की रिक्वायरमेंट होती है। इस वजह से जो है वो इनका एक अलग वर्जन राफेल एम मरीन वर्जन जो है वो यूज किया जा रहा है। The test of the Rafale fighter aircraft took place on the INS Hansa in Goa, which is a shore-based test facility. The France sent a Rafale maritime fighter aircraft to a naval facility in Goa on 6 January 2020 to demonstrate its combat capabilities. तो Rafale plane का जो मरीन वर्जन है वो यूज करेगी इंडियन नेवी की, जो इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट हैं उसके ऊपर या जो एयर कैरियर है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, उनके ऊपर इनको उतारा जा सकता है। आगे बात कर लेते हैं मिलान एक्सरसाइज की। मिलान 22 एक्सरसाइज जो है, इंडिया हैज इनवाइटेड अ टोटल ऑफ 46 नेशन टू पार्टिसिपेट इन द मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज मिलान इन विशाखापट्टनम। देखो पहले भी ये क्वेश्चन आया है इस तरीके से कि ये मिलान एक्सरसाइज कहाँ हुई थी, किस जगह हुई है, ऐसा क्वेश्चन। तो ये ध्यान रख लेना, विशाखापट्टनम में हुई है, ये बात इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है, विशाखापट्टनम में हुई है। The theme of this edition of exercise Milan is camaraderie, cohesion and collaboration. In 2020 the exercise was cancelled due to COVID-19 outbreak worldwide. ये बात ध्यान रखना, United States will be participating for the first time in this exercise. ये कुछ पॉइंट्स हैं जो एग्जाम के हिसाब से डायरेक्टली इंपॉर्टेंट है, और मिलान एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट हो जाती है इंडिया के लिए, इंडियन नेवी के लिए, स्पेशली डिफेंस एस्पिरेंट्स को ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखनी होगी, जरूरी है, एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। चलो आगे बात कर लेते हैं शहीद दिवस की। शहीद दिवस जो है या मार्टियर्स डे कब मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को मनाया जाता है। महात्मा गांधी की डेथ एनिवर्सरी को मार्टियर्स डे मनाया जाता है, शहीद दिवस मनाया जाता है। प्लीज थोड़ा सा ध्यान रख लेना, महात्मा गांधी की डेथ के डेट ये याद होनी चाहिए आप लोगों को। महात्मा गांधी वॉज शॉट एंड किल्ड बाय नाथूराम गोडसे ऑन जनवरी 30th 1948, ठीक है। और ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखनी है आपको। डायरेक्टली मार्टियर्स डे कब मनाया जाता है? ये 23 मार्च को भी मनाया जाता है। देखो इंडिया में 2 शहीद दिवस मनाए जाते हैं, 2 मार्टियर्स डे मनाए जाते हैं। एक राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी हुई थी 23 मार्च को, ये भी अभी रिसेंटली गया ही है, तो इसीलिए ये न्यूज में है। और दूसरी चीज ये रहती है कि 30 जनवरी वाला भी न्यूज में है, तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, दोनों को ही आपको याद रखना है, दोनों को ही नहीं भूल सकते आप, ठीक है। भारत में 2 मार्टियर्स डे मनाए जाते हैं, 2 शहीद दिवस मनाए जाते हैं, और एक भगत सिंह वाला है और दूसरा महात्मा गांधी वाला है, दोनों को याद रखिएगा, तारीखें याद होनी चाहिए आपको यहाँ पे।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं लाला लाजपत राय एनिवर्सरी, डेथ एनिवर्सरी, सॉरी बर्थ एनिवर्सरी 28 जनवरी को मनाई गई। तो लाला लाजपत राय जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर रहे हैं। इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस, हिंदू महासभा, हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट्स को लीड किया, आर्य समाज के भी मेंबर रहे। He was born in 1865 in Ludhiana district of Punjab. He was part of लाल बाल पाल मतलब लाल लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, और ही इज ऑल्सो नोन एज पंजाब केसरी और लॉयन ऑफ पंजाब इनको कहा जाता है। तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी 28 जनवरी को पड़ी थी। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी में माने जाते हैं। तो अगर आपके पास में थोड़ा सा टाइम है और हिस्ट्री आप कर चुके हो कवर, तो लाला लाजपत राय के बारे में इंपॉर्टेंटली अलग से थोड़ा सा विकिपीडिया वगैरह पे पढ़ लेना है ना, कि इनको कौन कौन से टाइटल वगैरह मिले हैं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े रहे थे। कई बार यूपीएससी इस तरीके के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज पे जो है क्वेश्चन डाल देती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज पे आने वाले क्वेश्चंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकता है। मे भी आ जाए, मे भी ना आए, ये जरूरी नहीं कि आएगा ही, बट हाँ अगर टाइम बच रहा है तो लाला लाजपत राय को कवर कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है भारत के इतिहास में, कौन से अखबार इन्होंने लॉन्च किए, नहीं किए, इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। 73rd Republic Day of India was celebrated on 26th January 2022. 73rd Republic Day of India is being celebrated on 26 January 1950 में संविधान जो है वो इस दिन लागू हुआ था। इंडिया सोवरेन स्टेट बना था। बी आर अम्बेडकर हेड ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। जिन लोगों ने पॉलिटी पढ़ी उनको तो ये याद ही है, बट आपको ये पता होना चाहिए 73rd रिपब्लिक डे 26 जनवरी को मनाया गया। हालांकि बहुत ज्यादा डायरेक्टली इसमें क्वेश्चन आने के चांसेस तो बहुत लो है, क्योंकि सबको पता है ऐसे क्वेश्चन को तो कोई भी कर देगा। बट हाँ फिर भी थोड़ा सा जो है वो 26 जनवरी की परेड का होती है, कब होती है, कौन सल्यूट लेता है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो वैसे भी पता होनी चाहिए। नहीं है किसी को तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा ऊपर से नीचे तक। आगे बात कर लेते हैं नेशनल वोटर्स डे। ये इंपॉर्टेंट है भैया। 26 जनवरी के आगे पिछले ही दिन, एक दिन पहले 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। जब भी जनवरी 25 इंडिया सेलिब्रेटेड नेशनल वोटर्स डे टू मार्क द फाउंडिंग डे ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ध्यान रख लेना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस दिन फाउंड किया गया था? 25 जनवरी को किया गया था। नेशनल वोटिंग डे कब है? 25 जनवरी को है। अभी हाल ही में इलेक्शन हुए हैं, न्यूज में रहेगा, ध्यान रखना। द डे इज डेडिकेटेड टू रेज अवेयरनेस अमंग द सिटीजंस ऑफ इंडिया ऑन वोटर राइट्स एंड ड्यूटीज। इलेक्शन कमीशन वाज फॉर्म्ड इन 1950 बट नेशनल वोटर्स डे वाज सेलिब्रेटेड इन 2011। 2011 से मनाया जा रहा है। 1950 में हो गया था सेटअप, बट तब से नहीं मना रहे। मना कब से रहे? 2011 से मना रहे हैं। ठीक है, थीम क्या है 2022 की? थीम है मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। आगे बात कर लेते हैं नेशनल टूरिज्म डे। ऑन सेम 25th of January इंडिया ऑल्सो सेलिब्रेट्स नेशनल टूरिज्म डे। ये भी याद रख लेना, नेशनल टूरिज्म डे कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। सिंपल पे तौर पे ध्यान रखना। A department specifically pertaining to tourism was established in 1958 under Ministry of Tourism and Communication। थीम रही है रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म। तो थीम पे क्वेश्चन आने के चांसेस रह सकते हैं, थीम इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको थीम को याद रखना है। दूसरा, टूरिज्म डे कब मनाया जाता है? 25 जनवरी, डायरेक्ट ऐसा ही पूछ सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछे। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है? तो ये बात याद रखिए, 24 जनवरी को मनाया जाता है। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे एवरी ईयर इन इंडिया सिंस ईयर 2008। 2008 से मनाया जा रहा है। सिंपल सा, इससे ज्यादा कुछ और नहीं पूछेगा। 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इंपॉर्टेंट नोट डाउन कर लेना, क्योंकि अभी गवर्नमेंट इस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस कर रही है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पे बहुत फोकस कर रही है। तो आईएनए यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है, और आजाद हिंद फौज जिसको बोलते हैं अपन, उसके बारे में थोड़ा सा होमवर्क कर लेना। अगर टाइम मिल जाए तो एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट रहेगा, क्वेश्चन आने के चांसेस हैं इस बार बहुत ज्यादा। सुभाष चंद्र बोस से जुड़े हुए क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं इस बार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली 23 जनवरी 2022 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 125वां जन्म वर्ष मनाया गया है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको ही पराक्रम दिवस भी बोलते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, पराक्रम दिवस किस दिन मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है? तो 2022 से पराक्रम दिवस मनाया जा रहा है 23 जनवरी को। पीएम मोदी कन्फर्ड द सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार फॉर द ईयर 2019, 20 and 21, 22 ऑन दिस डे। तो सुभाष चंद्र बोस के नाम से एक पुरस्कार और दिया जाने लगा भारत सरकार की तरफ से, जिसको कहा जा रहा है
सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। द अवार्ड कैरीज अ कैश प्राइज ऑफ 51 लाख रुपी फॉर द इंस्टीट्यूशन एंड 5 लाख रुपी फॉर इंडिविजुअल। कोई भी ऐसा संस्था जिसको ये पुरस्कार मिल रहा है तो उसको 51 लाख रुपए, और कोई व्यक्ति अगर इसको मिल रहा है तो 5 लाख रुपए। ये पुरस्कार किससे जुड़ा हुआ है, क्यों दिया जाता है, कब दिया जाता है ना, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस कब था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मान लो इसको, तो इस बार के एग्जाम के हिसाब से नेताजी सुभाष चंद्र बोस पे इंडियन गवर्नमेंट अभी बहुत ज्यादा फोकस कर रही है, इंपॉर्टेंट है ये, जितना भी मान लो इसको तो बहुत ध्यान से देख लेना, ठीक है। रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, अब ये इसी से जुड़ा हुआ है पिछले वाले से। रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन को भी जो है वो अब से 23 जनवरी से शुरू कर दिया जाएगा। और भारत सरकार ने फैसला क्यों किया है, वही नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाली बात है, राजनीति है भैया, कुछ भी मान लो, कैसे भी देख लो। रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन विल नाउ बिगिन एवरी ईयर फ्रॉम 23 जनवरी इंस्टेड ऑफ 24। क्यों 23 तारीख को पराक्रम दिवस होता है? The step was taken to include birth anniversary of freedom fighter सुभाष चंद्र बोस, इनको इंक्लूड कर लिया जाए 26 जनवरी के सेलिब्रेशन में, इसीलिए द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस इज सेलिब्रेटेड एज पराक्रम दिवस, ठीक है। वापस वही आ गया। अर्लियर द गवर्नमेंट टुक द डिसीजन टू मार्क 14 अगस्त एज द पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे, ठीक है। तो ये जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की लेगेसी को लेकर शामिल करके इस तरीके से पार्टीशन हॉरर डे मनाना, जिस दिन 14 अगस्त पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है, वो सारी चीजें कर रहा है ये गवर्नमेंट। तो ये अभी जो हाईलाइट में रहे हैं डेज, इंपॉर्टेंट तारीखें, उन पे क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे, तो एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, लाइटली मत ले लेना। आगे बात कर लेते हैं 74th इंडियन आर्मी डे। 74th इंडियन आर्मी डे मनाया गया 15 जनवरी को। डिफेंस एस्पिरेंट्स को ये 3 तारीखें याद होनी चाहिए। कौन सा? आर्मी डे, नेवी डे और एयरफोर्स डे कब आता है, ठीक है। तो ये 3 तो आपको याद होने ही चाहिए। तो 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है, ठीक है। नेवी डे कब मनाया जाता है? नेवी डे जो है वो मनाया जाता है आपका 4 दिसंबर को, और एयरफोर्स डे मनाया जाता है आपका 8 अक्टूबर को। तो ये थोड़ा सा ध्यान होना ही चाहिए आप लोगों को, ये तारीखें इंपॉर्टेंट है। जनरल के.एम. करियप्पा जिस दिन इंडियन आर्मी के फर्स्ट कमांडर इन चीफ बने थे, इंडियन कमांडर चीफ बने थे, तो उस दिन को मनाया जाता है, 15 जनवरी को मनाया जाता है इंडियन आर्मी डे। सीधे सीधे तौर पे ध्यान रख लेने वाला पॉइंट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, मे भी हो सकता है कि ये यूपीएससी डायरेक्टली ना पूछे कि क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है ये पूछ सकती है। हाँ, क्यों मनाया जाता है पूछा जा सकता है। एसएसबी में जो भी स्टूडेंट्स अगर जा रहे हैं कभी, तो एसएसबी में पूछ सकता है, अच्छा इंडियन आर्मी डे क्यों मनाया जाता है, हु वाज द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, ऐसा क्वेश्चन, तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेशनल यूथ डे। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सब यूथ की कैटेगरी में आते हो, तो आपसे डायरेक्टली यूपीएससी पूछ सकती है। ये भी इंपॉर्टेंट डेज में आ रहा है, इसीलिए मैंने स्लाइड्स में इंक्लूड किए हैं। नेशनल यूथ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 12th of January एवरी ईयर, ठीक है। 12 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? 1985 में इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि स्वामी विवेकानंद का बर्थडे 12 जनवरी को जो आता है वो मनाया जाएगा एज अ यूथ डे। ध्यान रख लेना, 2022 में 159 बर्थ एनिवर्सरी है किसकी? नरेंद्र नाथ दत्त, जिनको कहा जाता है स्वामी विवेकानंद। प्लीज रिमेंबर दिस। He was born in 1863 in Kolkata, West Bengal. He is the founder of जो रामकृष्ण परमहंस मिशन होता है उसको इन्होंने फाउंड किया था। रामकृष्ण परमहंस जो है उनके गुरु थे, और इस तरीके से जो है वो आपको याद रखना है। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य कौन थे? स्वामी विवेकानंद ने जो है वो धार्मिक सभा जो हुई थी, वर्ल्ड रिलीजन कांग्रेस शिकागो में हिस्सा लिया था 1893 के अंदर। ये सब चीजें आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। थीम ऑफ द नेशनल यूथ डे 2020 इट्स ऑल इन द माइंड। ये थीम है, थीम भी क्वेश्चन में आ सकती है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगी, इसको भी आप इंपॉर्टेंट मान लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट तो सारी स्लाइड से भैया डाली है, तो थोड़ा सा देख ही लेना, थोड़ा सा कष्ट हुआ बट देख लेना, एग्जाम आ ही गया है, थोड़ी सी मेहनत कर लो। लाल बहादुर शास्त्री 56th डेथ एनिवर्सरी। तो लाल बहादुर शास्त्री भी न्यूज में है, बिकॉज अभी जैसे ताशकंद फाइल वगैरह न्यूज में रही है, तो उससे पहले लाल बहादुर शास्त्री के जीवन पर जो ताशकंद फाइल के डायरेक्टर हैं विवेक रंजन अग्निहोत्री, उन्होंने एक मूवी बनाई थी जिसको कहा जाता है ताशकंद फाइल्स के नाम से। कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर जो है उन्होंने, तो लाल बहादुर शास्त्री भी न्यूज में थे, इस वजह से ये ध्यान रख लेना। इनकी डेथ हुई थी इन 1960। 11 जनवरी मार्क द 56th डेथ एनिवर्सरी ऑफ लाल बहादुर शास्त्री जी। ही वाज इंडिया सेकंड प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम 1964 टू 1966। तो 11 जनवरी 1966 को जब ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में,
1965 वॉर के बाद में। तो उस वॉर के बाद में जो डिक्लेरेशन टास्केंट एग्रीमेंट हुआ इंडिया पाकिस्तान के बीच में, उसको साइन करने के बाद इंडिया वापस नहीं आ पाए थे, वहां से जिंदा नहीं आ पाए थे। तो बहुत सारे क्वेश्चन इस पर उठते रहे हैं। जय जवान जय किसान का नारा जो है वो इन्होंने दिया था। ही वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर। ये बात भी इंपॉर्टेंट रहती है, जैसा आप लोगों को पता होगा, ठीक है। 2 अक्टूबर इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लाल बहादुर शास्त्री जी। He died in Tashkent on 11 January 1966, where he had gone to sign a declaration of ceasefire with Pakistani President M. Ayub Khan and the end of 1965 war. 1965 वॉर के बाद में अयूब खान के साथ मिलकर एग्रीमेंट करने गए थे, वापस जिंदा लौट के नहीं आए। अब ये बात भी याद रख लेना, एक होमवर्क दे रहा हूं, ताशकंद किस कंट्री की राजधानी है, किस कंट्री की कैपिटल है, ये होमवर्क करके रख लेना भैया, डायरेक्टली एग्जाम में आ सकती है। कैपिटल्स मैच द फॉलोइंग, ऐसे क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं वर्ल्ड हिंदी डे की। ये मनाया जाता है भैया 10 जनवरी को। वर्ल्ड हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 10th जनवरी। जनवरी 10 इज वर्ल्ड हिंदी डे, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। सिंपल सिंपल सा लॉजिक है। ऑन दिस डे इन 1975 फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस इन नागपुर महाराष्ट्र, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक, इससे ज्यादा कुछ याद नहीं रखना। आगे बढ़ लेते हैं, बात कर लेते हैं प्रवासी भारतीय दिवस की। ये क्या होता है, एनआरआई डे। एनआरआई प्रवासी भारतीय मतलब एनआरआई। तो एनआरआई डे यानी कि प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 9 जनवरी। क्यों? महात्मा गांधी इस दिन भारत आए थे। ऑन दिस डे 1915 महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। इसीलिए ये दिन इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है आपसे, क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है। तो सीधे सीधे तौर पर 2003 से मना रहे, महात्मा गांधी के सम्मान में मनाते हैं, क्योंकि वो एनआरआई थे, इंडिया में नहीं रह रहे थे, 20-23 साल बाद भारत वापस लौटे, तो इसलिए। चलो आगे बात कर लेते हैं, सऊदी अरेबिया फर्स्ट योगा फेस्टिवल। सऊदी अरेबिया में पहला योगा फेस्टिवल मनाया गया था अभी हाल ही के अंदर। बहुत ज्यादा वैसा क्वेश्चन नहीं है कि डायरेक्टली यूपीएससी पूछ ले, बट हाँ रिसेंटली हो सकता है कि योगा जो है वो अभी हाल ही में किस कंट्री में मनाया गया, ऐसा कुछ घुमा फिरा कर कुछ कहीं से कुछ आड़ा टेढ़ा दे दे तो ध्यान रख लेना। या फिर ऐसा दे दे कि भैया इंडिया इज द ओनली कंट्री वेयर योगा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड, तो वो चीज जो है वो गड़बड़ हो जाएगी। ये चीज जो है वो अपन अलाउ नहीं करेंगे। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं सऊदी अरेबिया योगा फेस्टिवल। तो सऊदी अरेबिया योगा फेस्टिवल जो है वो इतना कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, कहाँ हुआ है वगैरह पूछा जा सकता है। तो कमर्शियल सेंटर जो जदा में हुआ है एक्सेट्रा, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान रख लेना, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आएगा इसमें से, ठीक है। बट हाँ ये है कि ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि योगा फेस्टिवल जो है वो सिर्फ इंडिया में मनाया जाता है, ऐसा कोई स्टेटमेंट आड़ा टेढ़ा सा लिख के दे दें, तो फिर वो चीज जो है वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भाई इंडिया के अलावा योगा फेस्टिवल सऊदी अरेबिया में भी हाल ही में मनाया गया था। आगे बात कर लेते हैं जस्टिस आयशा मलिक की। इनका नाम आ सकता है बिकॉज रिसेंटली पर्सन इन न्यूज के हिसाब से जस्टिस आयशा मलिक जो है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की जज बन गई हैं, ये ध्यान रख लेना, इसीलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है, इससे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए, बट हाँ ये याद रखना है कि पाकिस्तान में पहली सुप्रीम कोर्ट जज है जो महिला हैं, इसीलिए इनका नाम न्यूज में और ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए पूछा जा सकता है। हो सकता है कि ये पाकिस्तान की आने वाले टाइम में चीफ जस्टिस बन जाएं जनवरी 2030 तक आते आते, बट वो अभी बहुत दूर है। अभी तुम अपने एग्जाम की तैयारी कर लो 2022 की, तो उसके हिसाब से तो ये पूछा जा सकता है जस्टिस आयशा मलिक का नाम क्यों न्यूज में था, या फिर अभी हाल ही में पाकिस्तान की कौन सी महिला जज है जो सुप्रीम कोर्ट की पहली जज बन गई है, आयशा मलिक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं इंडोनेशिया की नई कैपिटल। ये पूछा जा सकता है इंडोनेशिया की नई कैपिटल का नाम क्या है, तो नुसांतारा जो है वो इसकी कैपिटल का नाम है, ध्यान रख लेना। इंडोनेशिया की नई कैपिटल मतलब पुरानी कैपिटल को क्या हुआ भैया, जकार्ता जो इंडोनेशिया की पुरानी कैपिटल थी वो धस रही है, डूब रही है। तो इंडोनेशिया हैज डिसाइडेड टू चेंज इट्स कैपिटल फ्रॉम जकार्ता टू नुसांतारा, ठीक है। ये बात याद रख लेना, ये डायरेक्टली नाम पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट रहेगा। नुसांतारा इज द साइट डीप विद इन द जंगल ऑफ कलामंतान और बोर्नियो आइलैंड। ये भी पूछा जा सकता है कलामंतान प्लेट्यू कहां पर है, तो बोर्नियो आइलैंड पर है। बोर्नियो आइलैंड कहां पर है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है आपके सामने, ठीक है। इट वाज चूजन बिकॉज इट रिफ्लेक्टेड इंडोनेशियाज ज्योग्राफी एंड वाज आइकॉनिक इंटरनेशनली। ये सब बातें ठीक है अपने लिए, अपने एग्जाम के हिसाब से पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है,
जकार्ता जो है वो धीरे धीरे डूब रही है और ये माना जा रहा है कि जकार्ता विल सिंक इन द नेक्स्ट 30 ईयर्स। तो इनको जरूरत थी कि ये नई राजधानी स्थापित करें, इसलिए इन्होंने नुसंतारा को नई राजधानी के तौर पे चुना है। आगे बात कर लेते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग हार्ट की। भारत बोल रहा हूँ, सॉरी गलती से, वर्ल्ड में पहली बार ऐसा हुआ है कि यूएस के एक इंसान को फर्स्ट पर्सन बन गया ऐसा वर्ल्ड में जिसको एक जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग हार्ट लगाया गया है, हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया है, जिसमें एक पिग को डीएनए एडिटिंग की मदद से ऐसा हार्ट डेवलप किया गया था। मतलब जब वो पिग बड़ा हो रहा था तो उसका जो हार्ट था वो पिग का हार्ट नहीं था, वो ह्यूमन हार्ट जैसा हार्ट था। और जानबूझ के इस आदमी को हार्ट ट्रांसप्लांट किया जा सके, इसके लिए उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया था। इस हार्ट को बनाया इसीलिए गया था, इस जानवर को पैदा इसीलिए किया गया था ताकि ये हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए इसका हार्ट निकाला जा सके। मतलब इसको सुअर का हार्ट नहीं लगा दिया है, प्लीज गलतफहमी मत पालिएगा दिमाग में। देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो भी चीज चल रही होती है उस पे एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं। तो इसको डायरेक्टली पूछा जा सकता है आपसे, या फिर इसको घुमा फिरा कर किसी तरीके से पूछा जा सकता है कि क्या इंसान में पिग का हार्ट लगा सकते हैं? भाई नहीं लगा सकते हैं। इसके लिए जेनेटिकली एडवांस तरीके से टेक्निक का इस्तेमाल करके उस पिग के हार्ट के डीएनए को चेंज कर दिया था ताकि वो हार्ट जो है वो पिग का हार्ट ना रहकर इंसान जैसा हार्ट हो और उसको इस इंसान में लगाया जा सके। तो डेविड बेनेट जो इंसान है, उनका नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, तो इनको जो है वो अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है और इनको जो है वो पहली बार इंसान को एक पिग के अंदर उगाया हुआ हार्ट जो है वो लगाया गया। ऐसा आप मान लो, इसको आम शब्दों में, आसान से आसान शब्दों में ये मान सकते हैं। आपको ये नहीं पूछेगा कि किसको लगाया गया, कहाँ लगाया गया, ऐसा नहीं पूछेगा। बट आपसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ऐसा पूछ सकता है कि क्या इंसान को पिग का हार्ट लगाया जा सकता है, नहीं लगाया जा सकता है, रिसेंटली ऐसा हुआ था, नहीं हुआ था, ऐसा कोई स्टेटमेंट दे सकता है। तो इसकी स्टेटमेंट के कॉन्सेप्ट को समझना यहाँ ज्यादा जरूरी है रेदर देन की फैक्ट ये रटने से। नहीं पूछेगा डेविड बेनेट को लगाया, किसको लगाया, वो नहीं पूछेगा। बट हाँ, इसको पढ़ लीजिएगा और इसको समझ लीजिएगा कि पिग हार्ट ट्रांसप्लांट का मतलब ये नहीं है कि सुअर का दिल लगा दिए, वो इंसान का ही दिल है, मॉडिफाइड किया गया है उसके जेनेटिक कोड को सुअर के, ताकि वो इंसान जैसा दिल उसके अंदर उगाए और फिर उस दिल को उसमें से निकाल कर इंसान में लगाया जा सके। ये एक नई टेक्निक है जिसके माध्यम से जब वर्ल्ड में ऑर्गन ट्रांसप्लांट की कमी हो रही है, बहुत सारे ऑर्गन नहीं मिल पाते हैं, तो हम जानवरों में ऑर्गन्स उगा सकते हैं और जब वो जानवर बड़े हो जाएंगे तो उन जानवरों को काट के मार के उनके अंदर से ऑर्गन्स निकाल के इंसानों में लगा सकते हैं। ये एक नई टेक्निक डेवलप करी जा रही है और उसका एक फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऐसा मान लो। आगे बात कर लेते हैं गेटवे टू हेल। ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है कहां पर है, क्यों है, न्यूज में क्यों था, ऐसा कुछ। तो तुर्कमेनिस्तान के अंदर है, ये बात याद रहे। तुर्कमेनिस्तान में एक कुआं है, एक जगह है, गैस का कुआं है, जहां पे नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस रिसती रहती है। तो उसमें आग लग गई थी, उसमें आग लग गई थी, तो वो अभी तक हजारों, मतलब हजारों गैलन गैस जो है उसमें जली जा रही है। तो जैसे आप मान लो कि गैस का चूल्हा जला के छोड़ देंगे, जलता ही रहेगा, उस तरीके की स्थिति है। तो इसको कहा जाता है गेटवे टू हेल, है ना, नर्क का दरवाजा। तो गेटवे टू हेल जो है उसको बंद करने का फैसला किया गया है तुर्कमेनिस्तान की सरकार के द्वारा, क्योंकि इसकी वजह से उस एरिया में ऑक्सीजन वगैरह की कमी हो जाती है। भाई लगातार इतना बड़ा गैस का कुआं जले जा रहा है, तो उसमें से ऑक्सीजन वगैरह की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह की मात्रा बढ़ती जा रही है और धीरे धीरे ये नुकसान करता है पर्यावरण को, आसपास के एरिया को। तो इन्होंने कहा है कि हम इसको बंद करेंगे। तो फायर दैट हैज बीन बर्निंग फॉर डिकेड्स इज अ ह्यूज डेजर्ट ग्रेस क्रेटर, उसको बंद करने का फैसला किया है। ही वांट्स इट टू पुट आउट फॉर एनवायरमेंटल एंड हेल्थ रीजंस एज वेल एज पार्ट ऑफ एफर्ट्स टू इंक्रीज गैस एक्सपोर्ट्स। अब गैस फालतू जले जा रही है, उसको एक्सपोर्ट करने में तो फायदा है, फालतू जलाने में क्या फायदा है। 1971 के अंदर इसमें एक ब्लास्ट हो गया था, सोवियत संघ के द्वारा इसमें यहाँ पे ड्रिलिंग वगैरह करी जा रही थी। तुर्कमेनिस्तान कहाँ पर है, लोकेशन वाइज, मैप वाइज देख लेना, न्यूज में रहेगा तो इंपॉर्टेंट रहेगा। पूछ सकता है बॉर्डर किससे लगती है, नहीं लगती है, किस कंट्री के साथ में सीमा लगती है, नहीं लगती है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं, विल स्मिथ जो हैं उन्हें फर्स्ट गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिला है, कौन सी मूवी के लिए मिला है, ऐसा कुछ पूछ ले तो यहाँ पे कुछ नाम दिए हुए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा प्लीज, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। द पावर ऑफ डॉग बेस्ट फिल्म, जेन कैंपियन बेस्ट डायरेक्टर द पावर ऑफ डॉग के लिए, विल स्मिथ बेस्ट फिल्म एक्टर ड्रामा किंग रिचर्ड नाम की पिक्चर के लिए, निकोल किडमैन फिफ्थ गोल्डन ग्लोब बेस्ट एक्ट्रेस के लिए, बीइंग द रिकार्डोस नाम से पिक्चर जो है वो उन्होंने की है। बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म ड्राइव माय कार, जापानीज पिक्चर है। इनको पढ़ लेना बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, ज्यादा रट्टे वट्टे मत मारना, पढ़ के चले जाओ। आगे बात कर ले साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, चाइना आर्टिफिशियल सन, मतलब क्या हो रही है, न्यूक्लियर फ्यूजन की बात हो रही है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर जो चाइना डेवलप कर रहा है,
जिसको चाइना का आर्टिफिशियल सन कहा जा रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है। इन्होंने नया रिकॉर्ड बना दिया है। आफ्टर एट 126 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 70 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इन्होंने रन किया है फॉर मोर देन 17 मिनट्स। 17 मिनट से ज्यादा चलता रहा ये रिएक्टर बिना गर्म हुए। ये नया कीर्तिमान, नया रिकॉर्ड है, इसीलिए न्यूज में। तो आपको पता होना चाहिए न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, ये न्यूज में है। ये क्या पूछेगा, ये नहीं पूछेगा कि भाई चाइना के वो रिएक्टर 17 मिनट चल गया कि 18 मिनट चल गया कि 20 मिनट, ये नहीं पूछेगा। न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी कैसे काम करेगी, इसके फायदे क्या हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी के क्या डिसएडवांटेज है, न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी के क्या एडवांटेज है, ईटर जो रिएक्टर है वो कैसे काम करता है, ये सब चीजें पूछ सकता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना। न्यूक्लियर फ्यूजन पावर वर्क्स बाय कोलाइडिंग हैवी हाइड्रोजन एटम्स टू फॉर्म हीलियम रिलीजिंग वास्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। प्लाज्मा फॉर्म होता है इससे। द प्लाज्मा द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर आफ्टर सॉलिड लिक्विड एंड गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द एटम्स इन अ गैस बिकम आयनाइज्ड। तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन की हेल्प से हम एक न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी नाभिक के संलयन प्रक्रिया को शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं पृथ्वी पर, ताकि हमें अनलिमिटेड एनर्जी जो है वो इसमें मिल जाएगी। तो आर्टिफिशियल सन कैसे काम करता है, टेक्नोलॉजी क्या है, ईटर टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ एग्जाम में आ सकता है। न्यूक्लियर फ्यूजन से जुड़ा क्वेश्चन आ सकता है इसके बारे में। न्यूक्लियर फ्यूजन इंपॉर्टेंट है, ना कि आर्टिफिशियल सन ने क्या किया वो नहीं पूछेगा, बट ये न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी क्या है वो पूछ सकता है। आगे बात कर लेते हैं। एंटीगुआ एंड बारबुडा ज्वाइन आईएसए। आईएसए इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन में गिनेंगे। कैरिबियन नेशन है, कैरिबियन आइलैंड्स के अंदर अमेरिका के पास में छोटे से आइलैंड कंट्री है, नाम है एंटीगुआ एंड बारबुडा। ये कंट्रीज जो हैं, इन दोनों कंट्रीज ने एंटीगुआ एंड बारबुडा जो कंट्री है वो इकलौती कंट्री, एक ही कंट्री है, एंड उसने 102nd कंट्री बन गया है टू ज्वाइन इंटरनेशनल सोलर अलायंस। आईएसए का मेंबर बन गया। आईएसए का हेडक्वार्टर कहाँ है, गुरुग्राम में, गुरुग्राम हरियाणा में है, गुड़गांव बोलते हैं जिसको। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ एंटीगुआ एंड बारबुडा गॉस्टन ब्राउनी साइंड द इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। तो इंडिया का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है आईएसए, और इंडिया और फ्रांस ने इसको 2015 में लॉन्च किया था। ये लाइन इंपॉर्टेंट है आपके हिसाब से भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात इसको याद रख लेना। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इंडिया ने आईएसए कब लॉन्च किया था, ठीक है, ये ध्यान रखने वाला है। आगे बात कर लेते हैं। जर्मनी टेक ओवर G7 प्रेसिडेंसी। तो G7 का हेड कौन है इस साल, इंपॉर्टेंट। G7 ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर कौन कौन है, इंपॉर्टेंट। कौन से कंट्रीज G7 के मेंबर नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत कॉमन है, बार बार पूछते हैं, एनडीए सीडीएस में बहुत बार पूछा है। 1 जनवरी 2022 जर्मनी टेक्स ओवर G7 की प्रेसिडेंसी जर्मनी ने ले ली है। G7 समिट इज ड्यू। G7 समिट जो है वो कहां होगी, इस बार जर्मनी में होगी, ये बात ध्यान रखनी है आपको, ये डायरेक्टली पूछ सकता है। G7 का मतलब क्या है, G7 का मतलब है ग्रुप ऑफ 7। इसमें कौन कौन से कंट्रीज हैं, जापान, फ्रांस, यूके, इटली, जर्मनी, यूएस, कनाडा, ये कंट्रीज इसमें मेंबर हैं, ये याद होने चाहिए आपको। कौन कौन से कंट्रीज इसके मेंबर हैं ये याद होना ही चाहिए आपको, इसको मान लो कि लर्न कर लेना आप, ठीक है, ये याद होना चाहिए आपको। जून 2021 की G7 समिट कहां हुई थी, इंडिया में इंडिया इसमें पार्टिसिपेट किया था, ब्रिटेन में हुई थी, याद रखना, ठीक है। जर्मनी इज द सेकंड लार्जेस्ट डोनर टू कोवैक्स वैक्सीन अलायंस। कोवैक्स वैक्सीन गरीब देशों को मुफ्त वैक्सीन बांटने वाला अलायंस है, इसमें जर्मनी सेकंड लार्जेस्ट डोनर, सबसे ज्यादा वैक्सीन बांटी है जर्मनी ने, सेकंड लार्जेस्ट, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। G7 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन में गिनेगा, ध्यान रख लेना। एप्पल पहली ऐसी कंपनी बन गई वर्ल्ड में जिसने $3 ट्रिलियन की मार्केट वैल्यूएशन कर ली है। 3 ट्रिलियन का मतलब क्या होता है, सीधे सीधे तौर पर ये देख लो, ठीक है। तो सीधे तौर पर जो है ये तो हो गया आपका बिलियन, और इसके आगे 3 और लगा देंगे ट्रिलियन। अब सीधे सीधे तौर पर गिनती कर लो जिसको आती है ना। तो एप्पल जो है वो पहले से कंट्री बन गई जिसकी मार्केट वैल्यू इतनी हो गई है, डॉलर्स में है ये, रुपए में भी नहीं है, ठीक है। इंडियन सोच को थोड़ा सा उस तरीके से सोचते हैं ना, इंडियन हमेशा 2 जीरोस में सोचते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में 3 का फिगर चलता है। तो ट्रिलियन डॉलर्स के हिसाब से जो है वो इनकी इकोनॉमी चल रही है। तो एप्पल ऑन जनवरी 3 बिकेम द फर्स्ट यूएस कंपनी टू हिट 3 ट्रिलियन इन मार्केट कैपिटलाइजेशन। इनकी मार्केट वैल्यू हो गई है, कैपिटलाइजेशन मतलब मार्केट वैल्यू, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, मार्केट वैल्यू हो गई है 3 ट्रिलियन। कंपनी शेयर जो है वो
$182 के आसपास पहुंच गए हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये बातें अपनी तरफ से अलग हैं। टिम कुक जो है एप्पल के सीईओ हैं, ये बात याद रखनी है आपको, ये पता होना चाहिए। और एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट दो ऐसी कंपनीज थी जो $2 ट्रिलियन के मार्केट वैल्यू में आ रही थी। अब ये 3 ट्रिलियन पहुंच गई है, जो कि बहुत ज्यादा होता है। 3 ट्रिलियन तो इंडिया की इकोनॉमी है, ठीक है। तो ये पूरे देश की इकोनॉमी से बड़ी कंपनी हो गई है। इतनी बहुत बहुत सारे देश तो इनसे बहुत पीछे। एनीवेज आगे बढ़ लेते हैं, बात कर लेते हैं फिलीपींस। फिलीपींस जो है वो हमसे, इंडिया से ब्रह्मोस मिसाइल खरीद रहा है। फिर से ब्रह्मोस मिसाइल न्यूज में आ गया। ब्रह्मोस मिसाइल पे क्वेश्चन आ जाए तो अचरज नहीं करेगा, एग्जाम के अंदर ये इंपॉर्टेंट रहेगी इस बार बहुत ज्यादा। डायरेक्टली पूछा जा सकता है इंडिया से कौन सा कंट्री ब्रह्मोस मिसाइल खरीद रहा है, तो भैया ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल फिलीपींस की नेवी खरीद रही है इंडिया से। फिलीपींस है कहां पर? आसियान का मेंबर है, साउथ ईस्ट एशिया में आता है। स्पेस मैप पे देख लेना कहां पर रहता है कहां पे नहीं है। ये जगह आपका होमवर्क है, ये मैं नहीं बताऊंगा अभी, इसमें अभी इतना टाइम है नहीं। ब्रह्मोस एरोस्पेस इज एन इंडियन रशिया जॉइंट वेंचर विच प्रोड्यूसेस ब्रह्मोस दैट कैन बी लॉन्च्ड फ्रॉम सबमरीन्स, शिप्स, एयरक्राफ्ट, लैंड प्लेटफॉर्म्स। तो मैंने जैसा बताया ना, ब्रह्मोस तीनों के लिए आती है, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी तीनों के लिए आती है। और फिलीपींस एक्चुअली क्या है, एक आइलैंड कंट्री है, तो उसकी लैंड फोर्स इतनी स्ट्रांग नहीं है, उसको ज्यादातर नेवी वाला वर्जन चाहिए। तो बेसिकली ब्रह्मोस मिसाइल खरीद रहे फिलीपींस इंडिया से, सीधे तौर पे डायरेक्ट क्वेश्चन। आगे बात कर लेते हैं, एयर इंडिया हैंडेड ओवर टू टाटा। एयर इंडिया जो है वो किसने खरीद ली? टाटा ने खरीद ली है। डायरेक्ट क्वेश्चन, किसने खरीदी? टाटा ने खरीदी। ये आपको पता है। पहले किसके पास थी? पहले टाटा के पास थी। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने देश हित में, यानी कि नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण जिसको कहा जाता है, उसके अंदर एयर इंडिया को एक्वायर कर लिया था, ले लिया था। तो एयर इंडिया के अंदर से भारत सरकार ने अपने शेयर को निकाल लिया। 100% शेयर्स ऑफ एयर इंडिया वर ट्रांसफर टू टैली के या टेलिस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि टाटा की कंपनी है। द ट्रांजेक्शन कवर्स 3 एंटिटीज, एयर इंडिया एक्सप्रेस एंड एयर इंडिया SATS। एयर इंडिया इज इंडिया फ्लैग कैरियर एंड प्रीमियर फुल सर्विस एयरलाइन, जिसको अब टाटा के अंडर में दे दिया गया है। बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाला पॉइंट, जो कि अगला इसी से जुड़ा हुआ है, विक्रम देवदत्त का नाम याद रखना, डायरेक्टली पूछा जा सकता है। नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होंगे एयर इंडिया के? डायरेक्टली पूछा जा सकता है, विक्रम देवदत्त। विक्रम देवदत्त का नाम याद रखें। एयर इंडिया के CMD बन गए हैं विक्रम देवदत्त, ठीक है। विक्रम देवदत्त जो सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, IAS रहे, ठीक है, अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एयर इंडिया लिमिटेड। ये IAS ऑफिसर हैं 1903 बैच के, यूनियन टेरिटरी जो अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम यूनियन टेरिटरी कैडर होता है उसके हैं। हालांकि आपको याद रखने की जरूरत नहीं, कोई मतलब नहीं है, आपको तो विक्रम देवदत्त का नाम याद रखना है। ये नाम इंपॉर्टेंट है कि नए हेड किसको बनाया गया एयर इंडिया का, तो जो है वो आप लोगों के लिए यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, विक्रम देवदत्त का नाम। एक छोटी सी किताब का नाम आ रहा है लिटिल बुक ऑफ इंडिया, ऑथर कौन है? रस्किन बॉन्ड है, इतना सा याद रखना, लिटिल बुक ऑफ इंडिया, ऑथर रस्किन बॉन्ड। नेशनल वोटर्स डे वापस आ गया, 25 जनवरी, स्किप कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। नेशनल टूरिज्म डे 25 जनवरी, ये वापस कैसे कवर हो रहा है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं पंडित बिरजू महाराज की। ही पास्ड अवे रिसेंटली। He was a very 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 well known Kathak legend on the field of Kathak। कथक के फील्ड में पंडित बिरजू महाराज को कौन नहीं जानता, सबने नाम सुना है पंडित बिरजू महाराज। हाल ही में इनका देहांत हो गया। डायरेक्टली पूछा जा सकता है किससे जुड़ा है? कथक से जुड़े हैं। कथक क्या है? डांस है, कहां से, कौन से स्टेट से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, यूपी से जुड़ा हुआ है कथक। बिरजू महाराज was a descendant of the Maharaj family of Kathak dancers, which includes his 2 uncles, Shambhu Maharaj एंड लच्छू महाराज, हिज फादर एंड गुरु अच्छन महाराज। ये सब जो हैं वो महान कथक नृत्यक हुए हैं। ही वॉज द रेसिपिएंट ऑफ न्यूमरस अवार्ड्स फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू हिज परफॉर्मिंग आर्ट्स, इंक्लूडिंग पद्म विभूषण इन 1986। तो पंडित बिरजू महाराज की डेथ हो गई है। किस डांस फॉर्म से या किस आर्ट फॉर्म से जुड़े थे, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। आगे बात कर लेते हैं, अरुणधति भट्टाचार्य की किताब है, इनका नाम याद रख लेना, इनडोमिटेबल। इनडोमिटेबल की ऑथर कौन है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। क्यों? अरुणधति भट्टाचार्य SBI की डायरेक्टर रही है, चेयरपर्सन रही है, इसीलिए इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी उनकी किताब कौन सी है वो क्वेश्चन आ सकता है, ये ध्यान रख लेना। इसीलिए बता रहा हूं मैं, इनडोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन्स नोट ऑन लाइफ, वर्क एंड लीडरशिप। सभी एग्जाम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, तो ये पूछा जा सकता है। पहले ये फोर्ब्स की मोस्ट पावरफुल वुमेन
जो लिस्ट थी उसमें रही हैं। इसलिए देखो ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट लीडर मानी जाइए, क्योंकि पहली एसबीआई डायरेक्टर थी, वुमेन थी, अरुंधति भट्टाचार्य, और उन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी अपनी, इंडोमिटेबल, तो वो न्यूज में आया है। इसलिए डायरेक्टली यही पूछा जा सकता है बस, और कुछ नहीं, कि अरुंधति भट्टाचार्य ने कौन सी किताब लिखी है या ये किताब किसने लिखी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो इतना इंपॉर्टेंस नहीं देंगे अपन इसको, ठीक है, पढ़ के चले जाना बस। आगे बात कर लेते हैं इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हाईली इंपॉर्टेंट, यूपीएससी के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसको स्पेशली अलग से पढ़ लेना 4 बार। ये वाली जो स्लाइड्स है आगे, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक रिपोर्ट जो है वो जारी करी है, जिसको कहा जाता है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। ठीक है, ये कितने साल में जारी की जाती है? एवरी 2 ईयर, हर 2 साल में इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, ठीक है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जारी की जाती है, और इसमें बताया जाता है कि इंडिया की फॉरेस्ट की कंडीशन क्या है, बढ़े हैं घटे क्या है। तो यहाँ पे जो पॉइंट दिए गए ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं और एग्जाम में डायरेक्टली आ सकते हैं। एरिया वाइज मध्य प्रदेश हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर, ये बात याद रहे। दूसरा, टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ऑफ द कंट्री इज 80 मिलियन हेक्टेयर। ये पॉइंट्स याद रखें आप, भारत में 80 मिलियन हेक्टेयर एरिया फॉरेस्ट में आता है। अब ये टोटल फॉरेस्ट एरिया जो इंडिया का है, एंड ट्री कवर जो है वो इंडिया के टोटल एरिया का 24% है। टोटल एरिया में से, टोटल एरिया का 24% इंडिया में फॉरेस्ट है। ध्यान रखना, होना कितना चाहिए? 33% होना चाहिए, बट है कितना? 24% है। इतना याद रख लेना प्लीज, ध्यान से। क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया का कितना परसेंट एरिया फॉरेस्ट में आता है? 24% आता है। टोटल फॉरेस्ट कवर इज 7,13,000 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि 21% ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया है। ठीक है, ट्री कवर हटा रहे हैं, फॉरेस्ट, टोटल फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर था पहले वाले में, तो ये ट्री कवर यानी कि जैसे आपके गार्डन में कोई पेड़ लगाया तो उसके एरिया को भी गिन रहा है ट्री कवर। सिर्फ फॉरेस्ट एरिया की बात करेंगे तो फॉरेस्ट एरिया तो सिर्फ 21% ही है, ये और कम है, ये समझ लीजिएगा। ट्री कवर इज 2.91% ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री, दोनों को मिलाएं 24% हो रहा है। ठीक है, और इंडियन सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के हिसाब से, जो पिछली बार रिपोर्ट आई थी, तो मैंने कहा 2 साल में आती है, 21 में आई है, 19 में आई थी उससे पहले, तो 21 की रिपोर्ट के हिसाब से 0.28% एरिया बढ़ गया इंडिया में। ठीक है, बढ़ गया, इंक्रीज हुआ है। फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है 0.22% से, ट्री कवर इंक्रीज हुआ है 0.76% से, तो इंक्रीज हुआ है। स्टेटमेंट, ये फैक्ट याद रखने की जरूरत नहीं है, स्टेटमेंट ऐसा आ सकता है पिछली रिपोर्ट के हिसाब से भारत का फॉरेस्ट एरिया कम हुआ है, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं टॉप 5 स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर। आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ा है, फिर तेलंगाना का नंबर, उड़ीसा, कर्नाटका, झारखंड, ये याद रखना। फॉरेस्ट कवर इन द हिल डिस्ट्रिक्ट इज 40%। जो हिल डिस्ट्रिक्ट, हिल वाले एरियाज हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट के एरिया हुए, उत्तराखंड वगैरह हुआ, जो हिली एरिया है उनके अंदर 40% एरिया फॉरेस्ट है। ठीक है, बट यहां पर a decrease of 902 square kilometer in 140 hill district of the country। तो हिल रीजन में फॉरेस्ट एरिया कम हुआ है, ऑल ओवर इंडिया में फॉरेस्ट एरिया बढ़ा, ये बात ध्यान रखें। टोटल फॉरेस्ट कवर इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इज 64.6% ऑफ इट्स ज्योग्राफिकल एरिया। तो ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट रीजन में तो हमारे पूरा फॉरेस्ट है। ठीक है, और इसमें भी डिक्रीज हुआ है, देयर इज अ डिक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर। ठीक है, कितना? 0.6% इन द रीजन। इस एरिया में भी फॉरेस्ट रीजन में गिरावट आई है। तो ऑल ओवर इंडिया का तो फॉरेस्ट एरिया बढ़ा है, बट हिल एरिया का फॉरेस्ट एरिया गिरा है, डिक्रीज हुआ है। मैनग्रोव फॉरेस्ट की बात करें तो मैनग्रोव फॉरेस्ट कोस्टल एरिया में मिलते हैं, सभी स्टेट्स के अंदर कोस्टल एरिया में मिलते हैं। मैनग्रोव कवर इन द कंट्री हैज इंक्रीज्ड बाय 0.34% एज कंपेयर टू द प्रीवियस असेसमेंट ईयर, ये बात याद रखें। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की बात करें तो हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया मिजोरम में आता है। पहला मिजोरम, सेकंड अरुणाचल प्रदेश, थर्ड मेघालय, फोर्थ मणिपुर, फिफ्थ नागालैंड। मैक्सिमम ट्री कवर की बात करें तो महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश। ये थोड़ा सा पढ़ के चले जाइएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना, बट ये चीज याद रखिएगा, फॉरेस्ट कवर बढ़ा है, मैंग्रोव कवर बढ़ा है, हिली एरियाज में फॉरेस्ट कवर डिक्रीज हुआ है।
आगे बात कर लेते हैं मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल MPATGM। डीआरडीओ ने इसका टेस्ट फायर किया। और पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल क्या होती है, तो कोई एक आदमी इसको कंधे पर रखकर ले जा सकता है रॉकेट लॉन्चर की तरह। ये एक एंटी टैंक मिसाइल होती है जिसकी फायरिंग करी गई है और ये इंडिया में ही इंडिजीनियसली डेवलप्ड MPATGM है। इट इज अ लो वेट फायर एंड फॉरगेट मिसाइल। फायर एंड फॉरगेट मतलब एक बार लॉन्च करिए उसके बाद भूल जाइए, आपको चेक करने की जरूरत नहीं, हिट करेगा नहीं करेगा, वो करेगा ही करेगा। ठीक है, और ये जो है वो बेसिकली डीआरडीओ द्वारा डेवलप किया गया है, इसीलिए न्यूज में है। डायरेक्टली पूछा जा सकता है MPATGM क्या है, या फिर एंटी टैंक फायर एंड फॉरगेट मिसाइल क्या होती है, किसने डेवलप किया, ऐसा कुछ। रानी वेलु नेचियार। ठीक है, रानी वेलु नेचियार ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हो गए। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी में न्यूज में रहेगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी पेड ट्रिब्यूट टू रानी वेलु नेचियार द शिव गंगा क्वीन इन तमिलनाडु हु वेज्ड वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिश। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करी थी, तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी न्यूज में थी, तो न्यूज में है तो एग्जाम में आ सकता है। रानी वेलु नेचियार वाज द क्वीन ऑफ शिव गंगा एस्टेट फ्रॉम 1780 से 1790 के बीच में रही थी, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करी थी। शी वाज द फर्स्ट इंडियन क्वीन टू वेज वॉर विद द ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, वीरम मंगई के नाम से इनको तमिल्स के द्वारा जाना जाता है। तो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी में न्यूज में रहा है, कहां से है, किस रीजन से है, क्यों फेमस है, ऐसा कुछ एग्जाम में आ सकता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के हिसाब से। न्यूज में है, प्रधानमंत्री जी ने नाम लिया है, तो आपको एग्जाम के लिए अलर्ट रहना है इनके नाम के लेकर। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ खोली गई है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो भैया ये डायरेक्ट आंसर है इसका मेरठ उत्तर प्रदेश, इससे ज्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना। आगे बात कर लेते हैं रॉबर्टा मेट्सोला, ईयू की यानी कि यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट की नई प्रेसिडेंट है। ये पर्सन इन न्यूज में आ सकता है। ठीक है, ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। रॉबर्टा मेट्सोला कौन है, क्यों है न्यूज में, या हाल ही में ईयू पार्लियामेंट की अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो ये इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा अपने को। आगे बात कर लेते हैं ओपेक अपॉइंट्स हाथियम अल घियास एज न्यू सेक्रेटरी जनरल। तो ओपेक इंपॉर्टेंट है, ये पर्सन का नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ओपेक इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, हाइतम अल घियास, ये नाम पढ़ के चले जाएं, उससे ज्यादा नहीं करना, याद नहीं करना है, ओपेक याद करना है। ओपेक पे क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इनके बारे में इंफॉर्मेशन है, वो अपने काम की नहीं है, बट ओपेक के बारे में अपने इंफॉर्मेशन काम की है, तो ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इस स्लाइड को थोड़ा सा हाईलाइट कर लेना, ध्यान रख लेना, मैं स्पेशली यहाँ पे इसलिए मार्क कर रहा हूँ। ओपेक पे क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे। अभी इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस ऊपर नीचे हो ही रखे हैं, तो ओपेक की वजह से है, न्यूज में रहेगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 13 कंट्रीज, 13 देश हैं इसमें। कब फाउंड हुआ था? 14 सितंबर 1960 को बगदाद में हुआ था। फॉर द फर्स्ट 5 मेंबर्स ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला इसके हिस्सा थे। अब इसमें 1965 के बाद में इसका वियना में हेडक्वार्टर हो गया है। इसका एक और ग्रुप है जिसको कहा जाता है ओपेक प्लस, ये 2016 से काम कर रहा है, और ओपेक प्लस में रशिया शामिल है। तो बेसिकली मिलकर क्या करते हैं, ऑयल प्राइसेस को इंटरनेशनली रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं। ओपेक प्लस में रशिया जैसे कंट्रीज भी आ जाते हैं जो बाकी ऑयल ओपेक के मेंबर नहीं है बट ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं, फिर मिलकर इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अभी रशिया यूक्रेन के मामले के बाद में ऑयल प्राइसेस ऊपर नीचे हुए हैं। इससे पहले रशिया ने कोविड के टाइम पे ऑयल एक्सप्लोरेशन बढ़ा दिया था, इंटरनेशनल प्राइसेस कम हो गए थे। ये सब चीजों की वजह से ओपेक कैसे काम करता है, क्यों काम करता है, ओपेक क्या है, ओपेक प्लस क्या है, पता होना चाहिए। एग्जाम के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे होमवर्क करना बनता है आप लोगों का। तो अगर आप थोड़ी सी मेहनत करना चाहो तो भैया ये इंपॉर्टेंट रहेगा, एग्जाम में आने के चांसेस हाई हैं। ठीक है, बहुत हंगामा चला भी ओपेक पे पिछले 2 साल। आगे बात कर लेते हैं श्री मिलेना साल्विनी पासेस अवे। नोटेड कथकली डांसर हैं मिलेना साल्विनी ऑफ फ्रांस, पास्ड अवे। ठीक है, और ये मिलेना साल्विनी का नाम पूछा जा सकता है कि ये कौन से डांस से या किस चीज से जुड़ी हुई थी। अब आपको लगेगा फॉरेनर नेम है तो कोई या किस चीज से जुड़ी हुई है पता नहीं, बट हाँ प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखना, मिलेना साल्विनी जो है वो कथकली की डांसर रही हैं। ठीक है, शी वॉज कन्फर्ड विद पद्मश्री 2019 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
ठीक है, ये इतना सा ध्यान रखने वाला काम, उससे ज्यादा कुछ नहीं। माया एंग्लियो, पोएट माया एंग्लियो बिकेम द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू अपीयर ऑन यूएस कॉइन। यूनाइटेड नेशंस यानी कि सरकार द्वारा, जो यूएस की सरकार द्वारा पहली ऐसी अश्वेत महिलाएं, ब्लैक वुमेन है, जिनको जो है वो कॉइन यानी कि सिक्के पर छापा गया जिनकी फोटो, तो ये नाम डायरेक्टली पूछा जा सकता है, इससे ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना। आगे बढ़ते हैं। सानिया मिर्जा, इन्होंने रिटायरमेंट लेने का फैसला किया है, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों? इंडियन स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हैं। किस फेमस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में रिटायरमेंट लेने का फैसला किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसा कोई क्वेश्चन आ सकता है, तो ये चीज ध्यान रख लीजिएगा। इन्होंने जो है वो रिटायरमेंट लेने का फैसला किया टेनिस पे। एस सोमनाथ अपॉइंटेड इसरो चेयरमैन, इंपॉर्टेंट न्यूज भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगी। एस सोमनाथ का नाम जो है वो याद रखें। इसरो के नए चेयरमैन किसे बनाया गया? एस सोमनाथ को बनाया गया, ठीक है, ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है। के सिवान जो इससे पहले चेयरमैन थे, उनका जो है वो रिटायरमेंट हो रहा है, और उनकी जगह पे अपॉइंटमेंट कमिटी हैज अप्रूव्ड अपॉइंटमेंट ऑफ रॉकेट साइंटिस्ट एस सोमनाथ एज द डायरेक्टर ऑफ इसरो। प्लीज रिमेंबर दिस, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसरो ने जो है वो गगनयान के लिए क्रायोजेनिक इंजन की टेस्टिंग करी, तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहा होता है, उसके अंदर एनडीए वगैरह के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली क्रायोजेनिक इंजन कैसे काम करता है, क्या होता है, क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, गगनयान मिशन क्या है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसरो ने जो है वो कंडक्ट किया है सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ गगनयान ह्यूमन मिशन के लिए क्रायोजेनिक इंजन। तो गगनयान क्या है? इसमें पहली बार इंसानों को इंडिया अपनी तरफ से स्पेस में भेजेगी। इंडिया की तरफ से पहली बार स्पेस में जाने वाले व्यक्ति राकेश शर्मा, बट वो रशिया की हेल्प से गए थे, इंडिया से खुद से नहीं गए थे। इंडिया ने खुद से कभी किसी को स्पेस में नहीं भेजा, अब ये पहली बार ऐसा कर रहे हैं, तो इसके लिए गगनयान प्रोग्राम है, पता होना चाहिए। दूसरा, क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है, कैसे काम करता है, वो पता होना चाहिए। तो कोल्ड इंजन होता है जो हायर एल्टीट्यूड मिशन के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। The geosynchronous satellite launch vehicle GSLV Mark 3 launch vehicle will be using this true cryogenic engines, ठीक है, और इस इंजन का नाम दिया गया है विकास। ये बात भी इंपॉर्टेंट रहेगी, विकास नाम पूछा जा सकता है आपसे, किसका दिया है, क्यों दिया है, किससे जुड़ा हुआ है, क्यों न्यूज में था, ऐसा कुछ। राफेल नडाल ने 21st ग्रैंड स्लैम पुरस्कार जीत लिया भैया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, हाईली इंपॉर्टेंट। क्यों? वर्ल्ड की हिस्ट्री में पहली बार किसी खिलाड़ी ने 21वां ग्रैंड स्लैम पुरस्कार जीता। इससे पहले 3 जनों के बीच में टाई था, 20 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हुए थे। स्पेन के खिलाड़ी हैं राफेल नडाल, ये पूछा जा सकता है कौन से कंट्री के खिलाड़ी हैं। स्पेन के खिलाड़ी राफेल नडाल, इन्होंने रशियन खिलाड़ी डैनियल मेदवेदेव को हरा दिया था ऑस्ट्रेलियन ओपन के मैन सिंगल टाइटल के अंदर, और वर्ल्ड में पहली बार 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। राफेल नडाल पहले ऐसे इंसान बन गए हैं जिन्होंने 21 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीते हैं। रॉजर फेडरर और नोवाक जोकोविच दोनों के पास में ही 20 खिताब हैं अभी, ठीक है। अगर नोवाक जोकोविच इस साल कोई और टाइटल जीतते हैं तो वो 21 पे आकर राफेल नडाल की बराबरी कर लेंगे, वरना नोवाक जोकोविच अभी पीछे चल रहे हैं। हो सकता था पहले ये जीत जाते, बट कुछ चीजें हो गई ऐसी कि पिछले साल ये यूएस ओपन वगैरह हार गए थे, तो इस वजह से। बट ना, राफेल नडाल जो है वो पहली बार 21वां ग्रैंड स्लैम जीत गए, तो बहुत बहुत ज्यादा न्यूज में इंपॉर्टेंट है। दूसरा, एक तो यूएस ओपन वगैरह, ऑस्ट्रेलियन ओपन, पिछले साल का फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन किसने जीता था वगैरह, क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट आता है, याद कर लेना। ऑस्ट्रेलियन टेनिस प्लेयर एशली बार्टी, इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत लिया। किसको हराया है? डेनियल कॉलिंस को हराया है, अमेरिका के खिलाड़ी डेनियल कॉलिंस को हराया है, ये बात याद रखनी है, ठीक है, ध्यान रखना। बार्टी इज द फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन प्लेयर टू विन द ऑस्ट्रेलियन ओपन सिंगल चैंपियनशिप सिंस 1978। 1978 के बाद पहली ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी है जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत लिया, ठीक है। इनकी करंट रैंकिंग 1 है वर्ल्ड में। हॉकी वुमेन्स एशिया कप, हॉकी वुमेन्स एशिया कप जो है, इंडिया वुमेन्स हॉकी टीम वॉन ब्रॉन्ज मेडल आफ्टर बीटिंग चाइना इन हॉकी वुमेन्स एशिया कप। ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि इंडियन वुमेन टीम को एशिया कप में कौन सा मेडल मिला, तो ब्रॉन्ज मेडल मिला, ये क्वेश्चन हो गया आपका। दूसरा, जीता किसने, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सीधे सीधे तौर पर ध्यान रखना जापान जीता था,
ठीक है, ये दो के अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। आगे बात कर लेते हैं आईसीसी अवार्ड 2021। बेस्ट प्लेयर किसको मिला है, बेस्ट वुमेन प्लेयर कौन है, बेस्ट अंपायर कौन है, ये पढ़ के चले जाना, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। इसमें कोई भी इंडियन इस बार नहीं है। हाँ, बट ऑब्वियसली बात है कि मतलब इंडियन मेल क्रिकेटर नहीं है। रेशल हैली हो फ्लिंट ऑफ क्रिकेट ट्रॉफी फॉर आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर हैज बीन गिवन टू स्मृति मंदाना। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी लोग हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये वाला पॉइंट जो है ना वो इंडिया में अपने एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। आईसीसी इमर्जिंग क्रिकेटर, इमर्जिंग वुमेन्स क्रिकेटर, ओडीआई क्रिकेटर पाकिस्तान वालों को मिले हैं बहुत सारे, तो वो पढ़ के चले जाना, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना आपने। चाइना चेंग ई लूनर मिशन इंपॉर्टेंट है। चेंग ई मिशन किस देश का है, किससे जुड़ा हुआ है? लूनर मिशन तो मून मिशन है, ये मून पे भेजा गया है, चांद पर भेजा गया है, किसके द्वारा? चाइना के द्वारा। चेंगी मिशन नाम याद रखना। चेंगी लूनर लैंडर हैज फाउंड द फर्स्ट एवर ऑन साइट एविडेंस ऑफ वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द मून। किस उपग्रह ने, किस रोवर ने हाल ही में चांद की सतह पर पानी पाया है? ऐसा कोई क्वेश्चन तो चाहिए चेंगी आंसर सीधे तौर पे, ठीक है। It revealed that the lunar soil at the landing site contains less than 120 parts per million water or 120 grams per ton of water in a light vascular rock carries 180 ppm which is more drier than that on earth। यानी कि अर्थ के मुकाबले में कम है बट है। तो ये एक पहला सबूत है, जब किसी शिप ने पहली बार चांद पर पानी ढूंढ लिया है तो डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि चेंग ही मिशन किससे जुड़ा हुआ है, कहां है, क्यों न्यूज में था, क्या इंपॉर्टेंट डिस्कवरी करी, या पूछ ले पानी किसने ढूंढा। तो इंपॉर्टेंट मान लेना इसको भी, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। आगे बात कर लेते हैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की। ये पिछले महीने करंट अफेयर में भी था। ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेलीस्कोप है, नासा द्वारा भेजा गया है। नासा का टेलीस्कोप है जो स्पेस में बाहरी ग्रहों वगैरह में नजर रखने के लिए भेजा गया है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप completed its 2 week long deployment phase, यानी कि पूरी तरीके से ये तैनात हो गया है, तैयार हो गया है फोटो खींचने के लिए। अब ये जो है वो हबल स्पेस टेलीस्कोप की जगह लेगा, ठीक है। और बेसिकली इसीलिए ये न्यूज में आ गया और कुछ नहीं है। ये एक तरीके से रिमाइंडर मान लो इसको, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को इंपॉर्टेंस देनी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। लक्ष्य सेन, ये नाम याद रखेंगे, क्यों? इन्होंने इंडिया ओपन खिताब टूर्नामेंट जो है वो जीता है। लक्ष्य सेन क्लिंच्ड हिज फर्स्ट सुपर 500 टाइटल इन द फाइनल ऑफ मेन सिंगल फाइनल एट यूनॉक्स सनराइज इंडिया ओपन। क्या किससे जुड़ा हुआ है? बैडमिंटन से, ठीक है, बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है, ये ध्यान रखना। इंडिया ओपन किससे जुड़ा हुआ है? बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है। किसने जीता है? लक्ष्य सेन ने जीता है, ध्यान रख लेना। कहां हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। वर्ल्ड चैंपियन जो हैं लोहो क्यू यू को सिंगापुर के उन्होंने हरा दिया। इन द वुमेन्स सिंगल फाइनल थाईलैंड बुसानान ऑनबामोरी, सॉरी नाम देख लेना यार, हालांकि पूछेगा नहीं, ये पूछने के चांसेस कम है, लो है, ये पूछेगा। लक्ष्य सेन का नाम डायरेक्टली पूछेगा कि इंडिया ओपन किस खिलाड़ी ने जीता, किस खेल से जुड़ा हुआ है, ऐसा कुछ पूछ सकता है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डबल पेयर्स किन्होंने जीते हैं और वगैरह, ये सारे नाम जो है थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है। सात्विक साईराज, रनकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की टीम ने जो है वो डबल पेयर्स जो है वो टीम जीती है इंडिया टू विन द यूनिक सनराइज ओपन। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो इसको भी हाईलाइट कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके अलावा बाकी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बात कर लेते हैं, इंडियन टीम ने जो है वो जीत लिया है U19 अंडर 19 एशिया कप, ठीक है। किसको हराया? श्रीलंका को हराया। किससे? 9 विकेट से, हालांकि ये जरूरी नहीं है। इन द फाइनल ऑफ द U19 एशिया कप टाइटल वाज प्लेड एट दुबई। ये बात याद रखना, कहां हुआ था? दुबई में हुआ था, ठीक है। तो इंडिया टीम जो है, द टीम ऑल्सो ओन्स द रिकॉर्ड फॉर द हैविंग नेवर लॉस्ट अ फाइनल। इंडिया कभी इसमें फाइनल नहीं हारी है और U20 एशिया कप 8 टाइम्स जीती है। ये चीजें याद रखने लायक। विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई क्वेश्चन है तो मुझे पर्सनली रीच आउट कर सकते हैं। टेलीग्राम आईडी का लिंक दिया हुआ है नीचे, टेलीग्राम पे मुझे डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। कोई हेल्प चाहिए, कोई और क्वेश्चन है, कुछ पूछना है तो बता दिएगा।
इसके अलावा मैं फरवरी के करंट अफेयर्स को भी जो है वो डाल दूंगा, करंट अफेयर्स को अपडेट कर दूंगा। फरवरी के बाद मार्च के करंट अफेयर्स को नहीं करेंगे, क्योंकि मार्च में पेपर सेट हो चुका होगा, मुझे नहीं लगता कि उसमें से क्वेश्चन आएंगे। तो फरवरी करंट अफेयर्स को लास्ट में रखेंगे, फरवरी करंट अफेयर्स खत्म करेंगे। उसके अलावा डिफेंस एक्सरसाइजेस पे एक वीडियो और डाल दूंगा। बस एग्जाम से पहले मैं ये चीजें कवर कर दूंगा। थैंक यू।